गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लास में प्रतिजन के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम अब प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिजन के बारे में सिर्फ आपको दिमाग में इतना सा रखना है कि प्रतिजन क्या है, एक बाहरी रोगाणु और पदार्थ है जो शरीर को क्या करेगा, बीमार करेगा या रोगग्रस्त करेगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, जो है प्रतिरक्षी, जो कि शरीर में से क्या करेगी, रोगाणु या फिर ये प्रतिजन, इनको क्या करेगी, समाप्त करेगी। तो इनकी संरचना और इनकी कार्यविधि और इनके संगठन के बारे में देखते हैं क्या क्या इसके अंदर स्पेशल पॉइंट है। तो देखिए, जब हम प्रतिरक्षी पढ़ रहे हैं तो प्रतिरक्षी को कहा जाता है एंटीबॉडी। ठीक है। प्रतिजन को कहा जाता है एंटीजन और इसको कहा जाता है एंटीबॉडी। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है उसको शॉर्ट में ए भी लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी। और प्रतिजन जो कि एंटीजन है तो उसको शॉर्ट में AG भी कहते हैं। ये दो बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो प्रतिरक्षी क्या है देखते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पिछली परिभाषा प्रतिजन की परिभाषा में पढ़ी थी, वहीं से इसकी परिभाषा आएगी। देखो, हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। यानी उससे क्या बनेगा, प्रतिरक्षी बनेगा। तो इसकी परिभाषा क्या आएगी कि प्रतिरक्षा कब बनेगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा तो इसकी परिभाषा भी आ जाएगी। तो प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है जो प्रतिजन द्वारा बी लसिका कोशिका से क्रिया करने पर बनता है। जब हमारे शरीर में प्रतिजन प्रवेश करेगा तो प्रतिजन को समाप्त करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन जो उस प्रतिजन को क्या करेगा, समाप्त करेगा, उस पर आक्रमण करेगा, उसको फिनिश करेगा। तो वो ही प्रोटीन क्या है, प्रतिरक्षी है। तो प्रतिरक्षी क्या है, प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कब बनेगा, जब प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। ठीक है। चलिए, इसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रतिजन जो होता है, प्रतिरक्षी जो होता है, वो एक प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। और इम्यूनोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखते हैं IG। इम्यूनोग्लोबिन को क्या कहेंगे, IG। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इम्यूनोग्लोबिन किसे कहा जाता है, बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा, तो हम छोटे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि इम्यूनोग्लोबिन किसे कहा जाता है, तब आपका जवाब होगा प्रतिरक्षी। ठीक है। और इसे शॉर्ट में IG भी लिखा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन IG। ठीक है। जो प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। अब प्रोटीन भी बहुत सारे होते हैं, अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से एक प्रकार का प्रोटीन ये रहा। उस प्रोटीन का नाम है गामा ग्लोबुलिन। प्रोटीन का नाम क्या है भाई, गामा ग्लोबुलिन। विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में कि प्रोटीन जो है या प्रतिरक्षी जो है वो किस प्रोटीन से बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। प्रतिरक्षी कौन से प्रोटीन से बनता है, तब आपका जवाब होगा गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। ये गामा का चिन्ह होता है। ठीक है। ये बिल्कुल R की तरह ऐसे ऊपर की तरफ है, ये इसको गामा का चिन्ह बोलते हैं। देखिए, जैसे हमने पढ़े ना, मैथ्स में पढ़े ना कि भाई ये जो होता है अल्फा का, ये होता है बीटा का, तो वैसे वैसे ये गामा का चिन्ह होता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ऐसे। तो ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन, प्रतिरक्षी। अब देखते हैं पेराटोप क्या होता है। हमने वहाँ पर एक परिभाषा पढ़ी थी एंटीजनी निर्धारक की, और एंटीजनी निर्धारक में हमने कहा था कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, वरन उसके कुछ विशेष अंश ही क्रिया करते हैं, उन्हें एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। स्वयं वहीं पे ये है। प्रतिरक्षी, वहाँ प्रतिजन तो यहाँ प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिजन से क्रिया नहीं करता, प्रतिरक्षी के कुछ विशेष अंश ही प्रतिजन से क्रिया करते हैं, और इन अंशों को क्या कहते हैं, पेराटोप। परिभाषा शॉर्ट में हो गई। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं,
पैराटो। और प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है वो एंटीजनी निर्धारक। प्रतिजन का भाग होगा तब तो वो एंटीजनी निर्धारक होगा, और प्रतिरक्षी का भाग होगा तब वो क्या बन जाएगा, पैराटोप बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचना। अब जो प्रतिरक्षी होती है उसकी संरचना कैसी होती है, तो संरचना के लिए मैंने डायग्राम भी बनाया है, आप भी बनाइएगा, बुक से हेल्प लेके बना लेना, भले ही मैं बताता हूँ आपको। इसकी संरचना, इसका जो आकार होता है वो अंग्रेजी की वाई अक्षर के समान होता है। कैसी संरचना होती है, इसका आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान। ये देखो, ये रहा, ऐसे वाई लग रहा है, ऐसे बिल्कुल अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान इसकी संरचना होती है। आगे बढ़ते हैं। 4 संरचनात्मक इकाइयाँ होती है इसके अंदर, जिसमें 2 भारी और बड़ी, 2 तो होती है बहुत ही ज़्यादा भारी और बड़ी, जिन्हें H लिखा जाता है, H यानी हैवी, और 2 होती है हल्की, जिसे लिखा जाता है L यानी कि लाइट। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, यानी देखो ये डायग्राम में देखो, ये देखो, ये होती है 2 भारी, ये लिखा मैंने भारी श्रृंखला, ये वाली है ना, ये वाली श्रृंखला, ये वाली, ये श्रृंखला जो होती है ये होती है भारी श्रृंखला। ठीक है, ये वाली भी, चलिए आप समझ गए होंगे। ये जाओ, मैंने लाइट किया है, हाईलाइट किया है, डार्क किया है इस एरिया को, ये वाली भारी, ये दोनों जो संरचनाएं होती हैं ये होती हैं भारी, और ये जो छोटी साइड में दिख रही है ये होती है हल्की श्रृंखला। देखो लिखी हुई है हल्की संरचना। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्ल की होती है, याद रखना है। भारी श्रृंखला कितने एमिनो अम्ल की होती है, 440 एमिनो अम्ल की, और हल्की श्रृंखला जो है 220 एमिनो अम्ल की होती है। और ये जो भारी और हल्की मिलकर एक HL द्विलक बनाती है। HL द्विलक मतलब एक H यानी हैवी, ये हो गया H हैवी, और ये L HL द्विलक यानी 2 इकाइयाँ 2 समरूप भागों में विभाजित होती है और मध्य में डाइसल्फाइड बंध होते हैं। देखो 2 भागों में, अगर मैं यहाँ पर स्केल रख दूँ, यहाँ पर स्केल रख दूँ तो देखो दोनों भाग बराबर हो गए, जैसा इधर है वैसा का वैसा इधर है, तो ऐसा भाग क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो ये दोनों भाग समरूप होते हैं, और बीच में डाइसल्फाइड बंध, एस क्या होता है, सल्फाइड, और कितने हैं 2, तो डाइसल्फाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं। देखो डाइसल्फाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं, ये देखो ये जो संरचनाएं हैं डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस प्रतिरक्षी के 2 भाग होते हैं, एक होता है अस्थिर भाग, अब अस्थिर भाग, और दूसरा होता है स्थिर भाग। तो देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला यहाँ तक जो मैंने ये डार्क किया है, इस डार्क से लेके यहाँ नीचे तक, ये वाला भाग होता है स्थिर, ये भाग हिलता नहीं है। और इसके आगे का जो भाग है ये वाला भाग होता है अस्थिर, ये हिलता रहता है। ये ऐसे हिलता रहता है कि ये जो भाग है इसका ऊपर वाला, ये जो इकाई है वो नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे बीच में प्रतिजन आएगा, रोगाणु आएगा, उसको क्या करेंगे, पीसती जाएंगी, ये ऐसे हिल हिल के पीस देंगी। तो ये वाला भाग होता है अस्थिर, ये वाला भाग होता है स्थिर। तो देखते हैं, अस्थिर भाग को FABB कहते हैं। ठीक है, अस्थिर भाग को क्या कहते हैं, FAB। वह भाग जो श्रृंखला में NH2 भाग की तरफ होता है और प्रतिजन से क्रिया करता है। देखो बिल्कुल सही है, यह अस्थिर भाग जो है ये देखो NH2 समूह की तरफ है कि नहीं है, NH2 समूह की तरफ है और प्रतिजन से क्रिया करता है। देखो ये लिखा है प्रतिजन क्रिया स्थल, यानी यहीं पर क्या होती है, प्रतिजन की क्रिया होती है। प्रतिजन को यहीं से धीरे धीरे काटना शुरू करते हैं। प्रतिजन ये यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, दांत दिख रहे हैं क्या, पीस देते हैं इनको यहाँ पे दोनों श्रृंखलाओं के बीच में। तो ये वाला भाग जो है, इस भाग को क्या कहते हैं, FABB कहते हैं इसको, जो कि अस्थिर भाग होता है। अगला आता है
स्थिर भाग, वह भाग जो श्रृंखला के COOH, ये O है, ध्यान रखना आप बच्चों, O, ठीक है, COOH अम्ल होता है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो COOH, ये भाग COOH समूह की तरफ होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा एक नंबर पूछी जा सकती है। अधिकांश प्रतिरक्षी की दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल, ये जो प्रतिरक्षी है इनके उद्गम स्थल, ये कमर का भाग है, ये कमर के भाग का ऊपर का भाग, ये वाला भाग जो ऊपर से हिलेगा ऐसे, भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं, या कमर के भाग से ऊपर का भाग जो है ये लचीला होता है, हिलता रहता है, नीचे वाला नहीं हिलता। जहाँ प्रतिजन के अणु समाहित होते हैं, यहीं पर प्रतिजन के टुकड़े टुकड़े होते हैं, और ये अणु कहाँ चले जाते हैं, इसके अंदर, यहाँ से होकर ऐसे आते हैं, यहाँ से होकर ऐसे आते हैं। जहाँ प्रतिजन के अणु समाहित होते हैं उस क्षेत्र को कब्जे या हिंज क्षेत्र कहते हैं। ये देखो लिखा है, हिंज क्षेत्र लिखा हुआ है, हिंज क्षेत्र। तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या कहलाता है भाई, हिंज क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो डायग्राम है, ये प्रतिरक्षी का आप डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेना और स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। आगे का काम हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जय हिंद, जय भारत।